हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका परिवार हिमांशु पाठशाला में। आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 12 रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 12। इससे पहले हम 11 सेट करा चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें। हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है रेलवे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट के नाम से। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? प्रैक्टिस सेट 12। आज हम प्रैक्टिस सेट 12 करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में। क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन सी। अशोक के प्राप्त प्राचीनतम अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अभी तक अशोक के कुल 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। अभी तक कुल अभिलेख कितने प्राप्त हो चुके हैं? अशोक के 40 अभिलेख। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने जो है अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। शाहबाजगरी एवं मानसेहरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि एवं तक्षशिला एवं लघुमान के अभिलेख आरमाइक एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण है। ठीक। इसके अतिरिक्त अशोक के समस्त शिलालेख, लघु शिला स्तंभ लेख एवं लघु लेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? ऐहोल शिलालेख जो है निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पुलकेशिन द्वितीय। क्या हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन डी। ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इस अभिलेख के रचनाकार जैन कवि रवि कृति हैं। इस अभिलेख का रचनाकार कौन है? जैन कवि रवि कृति हैं। तथा इसमें पुलकेशिन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश का पराक्रमी व प्रसिद्ध शासक था, जिसका शासनकाल कब से कब तक था? 609 से 642 तक था। ठीक। पुलकेशिन ने गृह युद्ध में चाचा मंगलेश पर विजय प्राप्त कर राज्याधिकार प्राप्त किया। पुलकेशिन ने क्या किया था? गृह युद्ध में चाचा मंगलेश पर विजय प्राप्त कर क्या किया था? राज्याधिकार प्राप्त किया। उसने श्री पृथ्वी वल्लभ की उपाधि से स्वयं को विभूषित किया। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री जो है इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? क्या आ जाएगा इसका आंसर? दिल्ली सल्तनत के काल में। किस काल में आया था? दिल्ली सल्तनत के काल में। ठीक। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि दिल्ली सल्तनत के काल में भारत की यात्रा की थी। ठीक। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? क्या आ जाएगा इसका आंसर? शौकत अली और मोहम्मद अली, ऑप्शन ए, शौकत अली और मोहम्मद अली ने। ठीक। भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया? राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन
किसने आरंभ किया? क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्या हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी। सन 1912 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक साप्ताहिक उर्दू अखबार अल हिलाल का प्रकाशन आरंभ किया। इसे भारत में ब्रिटिश राज की आलोचना तथा राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए एक माध्यम के रूप में शुरू किया गया, लेकिन 1914 के प्रेस अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने इसे बंद करा दिया। इंडिया फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है जो 1959 में प्रकाशित हुए थे। इंडिया फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। कब इसको प्रकाशित किया गया था? 1959 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है? किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है? क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा? महान्यायवादी। क्या हो जाएगा? महान्यायवादी, ऑप्शन डी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। यह न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य, लेकिन उसे संसद के किसी भी सदन में बोलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक। अगला है अनुच्छेद 88 में, जब अनुच्छेद 165 में राज्य में महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है, जबकि अनुच्छेद 165 में किसकी व्यवस्था की गई है? राज्य में महाधिवक्ता की। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। क्या हो जाएगा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न डॉक्टर एस राधाकृष्णन को मिला था। प्रश्नगत विकल्पों में डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भारत रत्न वर्ष 1954 में प्रदान किया गया था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भारत रत्न कब प्रदान किया गया था? 1954 में दिया गया था। वे वर्ष 1962 में राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति कब बने थे? 1962 में। और उसको भारत रत्न कब दिया गया था? 1954 में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न मिला था, लेकिन कब मिला था? 1997 में। ये कब से कब तक राष्ट्रपति थे? 2002 से 2007 तक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या था? राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 6 महीनों तक। कितने दिनों तक? 6 महीनों तक। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को संसद के 17 की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इन अध्यादेशों का प्रभाव व शक्तियां संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह ही होती है, परंतु ये आपातकालीन होते हैं। इनका प्रभाव 6 महीने तक रहता है। इसका प्रभाव कितने महीने तक रहता है? 6 महीने तक। अगला क्वेश्चन है, देश झारखंड का राज्य के फूल है। झारखंड का राज्य के फूल क्या है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? पलाश। क्या हो जाएगा? पलाश। झारखंड का राज्य के फूल क्या है? पलाश।
झारखंड का राजकीय फूल पलाश है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश है, जिसे ढाक या टेसू के नाम से भी जाना जाता है। पलाश को ही हम क्या बोलते हैं, ढाक या टेसू के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, देश किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं। कौन किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं? क्या आ जाएगा इसका आंसर? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी। लोकसभा अध्यक्ष किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं। ठीक। लोकसभा अध्यक्ष यह अधिप्रमाणित करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है। यह कार्य राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किया जाता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। इसके उपरांत राज्यसभा में विचार विमर्श के लिए भेज दिया जाता है। ठीक। राज्यसभा को 14 दिन के अंदर स्वीकृति देनी होती है और अपनी राय भी दे सकती है। लोकसभा राज्यसभा की राय या सिफारिश मनाने की बाध्यकारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, डिफू दर्रा कहाँ स्थित है? क्या है? डिफू दर्रा कहाँ स्थित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल हिमालय में कहाँ है? अरुणाचल हिमालय, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ मिस्टेक हो गया। डिफू दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक। डिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। यह भारत तथा म्यांमार के बीच एक परंपरागत दर्रा है जो व्यापार और परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश से मांडले तक सबसे छोटा और आसान मार्ग प्रदान करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, शरावती पनबिजली परियोजना कहाँ पर है? शरावती पनबिजली परियोजना कहाँ पर है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक, ऑप्शन बी। शरावती जल विद्युत परियोजना कर्नाटक राज्य में शरावती नदी के गरसोप्पा या जोग प्रपात पर स्थित है, जिसका नाम महात्मा गांधी जलप्रपात भी है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? अमेजन। क्या हो जाएगा? अमेजन, ऑप्शन ए। आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है एवं लंबाई की दृष्टि से अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसका लंबाई कितना है? 6400 किलोमीटर। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसका लंबाई कितना है? 6690 किलोमीटर है। आसवान बांध व नासिर झील नील नदी पर स्थित। आसवान बांध व नासिर झील कहाँ पर स्थित है? नील नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? तिब्बत में। कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में, ऑप्शन सी। भारत में विस्तृत ट्रांस हिमालय के बाहर पूर्वी विस्तार को कैलाश पर्वत कहते हैं, जिसका विस्तार तिब्बत में है। अतः यह तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम में मानसरोवर तथा दक्षिण में राकसताल झील स्थित है, जिसे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र जैसी महत्वपूर्ण नदियाँ
निकलती है। ठीक। अगला क्वेश्चन, मीठी क्रांति इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है? मीठी क्रांति जो है इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा शहद से। क्या हो जाएगा? शहद से, ऑप्शन बी। मीठी क्रांति का संबंध शहद उत्पादन से है। इसका उद्देश्य शहद के उत्पाद की वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किसानों की आय में इजाफा करना है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? जनसंख्या वृद्धि। ये सब क्या है? निर्यात, पूंजीगत माल, आयात, ये सब क्या है? अर्थव्यवस्था के में समग्र का भाग है। और जनसंख्या वृद्धि क्या है? अर्थव्यवस्था के समग्र के भाग नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जनसंख्या वृद्धि। किसी अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि समग्र मांग का भाग नहीं होती है। कुल मांग एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी तैयार वस्तुएं और सेवाओं की कुल मात्रा का माप है। कुल मांग में सभी उपभोक्ता समान पूंजीगत, निर्यात, आयात और सरकारी खर्च शामिल है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? MUDRA। इसका फुल फॉर्म क्या है? क्या आ जाएगा? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। क्या आ जाएगा? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी है। मुद्रा योजना की शुरुआत अप्रैल 2015 में शुरू हुई है। मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? अप्रैल 2015 में। यह योजना भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। इनके तहत तीन तरह के लोन, शिशु लोन 50,000 तक का, किशोर लोन 50,000 से 5 लाख तक, यानी कि शिशु लोन 50,000 तक, ठीक, और किशोर लोन 50,000 से 5 लाख तक, और तरुण लोन का 5 लाख से 10 लाख तक का प्रदान किया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को क्या कहा जाता है? क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका अवसाद। क्या कहा जाता है? अवसाद कहा जाता है। अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को अवसाद कहा जाता है। एक अर्थव्यवस्था में उत्पादकता का स्तर अवसाद के दौरान GDP और GNP दोनों में नकारात्मक वृद्धि दिखाता है, और साथ साथ इसमें व्यावसायिक विफलताएं और बेरोजगारी बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त वित्तीय संकट, मुद्रा के मूल्य का ह्रास तथा समग्र व्यापार और वाणिज्य कम हो जाते हैं। ठीक। 1929 की महान मंदी आर्थिक इतिहास में एक अवसाद का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिससे निकलने में 10 से 12 साल लग गए थे। अगला क्वेश्चन है, वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोकसभा का एक लोक कला का एक रूप है? क्या आ जाएगा इसका आंसर? महाराष्ट्र। क्या आ जाएगा? महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। वारली लोक चित्रकला एक प्राचीन भारतीय कला है जो महाराष्ट्र की जनजाति वारली द्वारा बनाई जाती है। यह कला वारली समुदाय के जीवन
के मूल सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। इन चित्रों में मुख्यतः फसल पैदावार, ऋतु, शादी, जन्म और धार्मिकता को दर्शाया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को रक्तदाता दिवस मनाया जाता है? क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 14 जून को। क्या आ जाएगा? 14 जून को, ऑप्शन ए। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट दिवस। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? जी शंकर कुरूप। क्या थे? जी शंकर कुरूप। कौन थे? जी शंकर कुरूप, ऑप्शन सी। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया। 1982 तक यह पुरस्कार किसी लेखक की एकल कृति पर प्रदान किया जाता था, लेकिन बाद में यह लेखक के भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता है, इस पुरस्कार के योग्य है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन ICPC की स्थापना 1923 में देश में हुई थी, जो इंटरपोल का पूर्ववर्ती है। कहाँ पर हुई थी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? वियना में। कहाँ पर? वियना में, ऑप्शन डी। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन की स्थापना 1923 में वियना में हुई थी। इस संगठन को 1956 ईस्वी से इंटरपोल के नाम से जाना जाता है। इंटरपोल 194 सदस्य देशों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। इसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। इंटरपोल की स्थापना का सबसे पहला विचार 1914 ईस्वी में मोनाको में आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस कांग्रेस में हुआ था। ठीक। इंटरपोल का मुख्य उद्देश्य 3 प्रकार के लोगों की सुरक्षा करना है। पहला काउंटर अपराध, दूसरा साइबर अपराध, तीसरा संगठित अपराध। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका रंगास्वामी कप। क्या आ जाएगा? रंगास्वामी कप, ऑप्शन ए, रंगास्वामी कप। रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। यह कप 1928 में शुरू किया गया था। इस कप के द्वारा ओलंपिक के लिए खिलाड़ी चुने जाते हैं। इसका पहला कप यूनाइटेड प्रोविंसेस ने जीता था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा देहरादून, ऑप्शन बी। क्या आ जाएगा? देहरादून, ऑप्शन बी। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून 1878 में वन स्कूल के रूप में शुरू किया गया था। 1906 में इसे इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में नामित किया गया। 1988 में देश में वानिकी अनुसंधान के पुनर्गठन और भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के निर्माण के बाद इसे
दिसंबर 1991 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इसका उद्देश्य वन और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा पर्यावरण की सुरक्षा, वन्य जीवों की सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए वांछनीय कार्य करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, भोपाल त्रासदी के दौरान किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी के दौरान किस गैस का रिसाव हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? मेथिल आइसोसाइनेट। क्या हो जाएगा? मेथिल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी। 2-3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल में यूनियन कार्बाइड कंपनी में प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण हुआ था, जिसे भोपाल त्रासदी नाम से भी जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।